हम लोग कहते हैं ना कि लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ प्रेशर होता है एच रो जी, यानी कि लिक्विड कॉलम का हाइट इनटू उस लिक्विड का डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी को आधार बनाकर हम पूरा का पूरा फ्लूइड चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी ये तभी तक वैलिड होता है, तभी तक हम इसे अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो। जैसे ही हमारे पास एक कंप्रेसिबल लिक्विड आ जाता है, उस समय देखे होता क्या है कि कंप्रेसिबल है, मतलब वो उसका डेंसिटी बढ़ सकता है, वो दब सकता है, कंप्रेस्ड हो सकता है। यानी आप पाएंगे कि लिक्विड के इस जगह पे जो लिक्विड है उसका जो डेंसिटी है, इस जगह पे उसका डेंसिटी उससे ज़्यादा हो जाएगा। जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना उसका डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लिक्विड कॉलम, मान ले इतना लिक्विड कॉलम जो है नीचे के लिक्विड को पुश कर रहा है अपने वेट के कारण, जिसके कारण जितना नीचे आप जाएंगे उतना ज़्यादा वेट पड़ने के कारण, उतना ज़्यादा फोर्स एंड हेंस प्रेशर पड़ने के कारण वो उतना ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा। जितना आप इस कॉलम में नीचे जाते जाएंगे उतना डेंसिटी इंक्रीज करता जाएगा। सो डेंसिटी चेंज होता जाएगा, हेंस सिंपली एच रो जी यहां पर काम नहीं करेगा। सो कंप्रेसिबल लिक्विड से एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन। यहां पर कहा गया है कि एक लॉन्ग नैरो सिलेंडर है, एक लंबा नैरो सिलेंडर है जिसका कि क्रॉस सेक्शन है ए। ये क्रॉस सेक्शन इसका है ए। ओके, सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज ए। फिल्ड विद अ कंप्रेसिबल लिक्विड अप टू हाइट h, यहां से यहां तक हाइट h है, whose density rho which is not constant, rho is a function of pressure and pressure is also varying. Pressure is a function of z, होना भी चाहिए, प्रेशर तो फंक्शन ऑफ z होगा ही। z कौन सा वैल्यू है? z की लिक्विड का फ्री सरफेस से उसका डेप्थ जो है, किसी भी पॉइंट का डेप्थ, जैसे कि ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ के सारे जो लिक्विड पार्टिकल्स है उसके लिए पोजीशन या डेप्थ अगर देखा जाए तो सरफेस से, फ्री सरफेस से इसका डेप्थ है, दैट इज z। ऑब्वियसली प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ z, लेकिन ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल है। सो रो विच इज डेंसिटी विच इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एज किस तरह का फंक्शन है, डेंसिटी किस तरह से चेंज हो रहा है, रो इज अ फंक्शन ऑफ जेड। ऑब्वियसली जैसे ही आप पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे ही पॉइंट का जेड वैल्यू चेंज हो जाएगा, जितना वो बढ़ते जाएगा उतना डेंसिटी इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ जेड, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ जेड। दैट इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई 2, वेयर एज रो नॉट इज अ कांस्टेंट, इनटू 1 प्लस प्रेशर डिवाइडेड बाई पी नॉट। पी नॉट भी एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली इसका डायमेंशन पी नॉट का डायमेंशन पी के डायमेंशन के बराबर होगा, और रो नॉट का डायमेंशन रो के डायमेंशन के बराबर होगा, वेयर पी नॉट एंड रो नॉट आर कांस्टेंट्स। ठीक है, द डेप्थ z इज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विद द प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फ्री सरफेस में प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन, आप कुछ देर पॉज करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर 3 सवाल पूछा गया। पहला तो पूछा गया है कि ऑब्टेन द प्रेशर P एज अ फंक्शन ऑफ Z, एज अ फंक्शन ऑफ Z। ठीक है, PZ एज अ फंक्शन ऑफ Z, प्रेशर को Z के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। फिर पूछा गया मास ऑफ द लिक्विड, यहां पर जो लिक्विड है उसका मास क्या होगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया विच इज B, लेट PI ऑफ Z, यानी कि यहां पर जो लिक्विड होगा be the pressure at Z if the liquid were incompressible with density। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कहा गया अगर इतने ही अमाउंट में ठीक इतना ही आप लिक्विड लेते हैं which is incompressible और जिसका डेंसिटी इतना है, जिसका डेंसिटी रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 है, अगर वहाँ पर आप उसे भर देते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर रहता, तो फिर उसका जो प्रेशर होता, उस प्रेशर को Z के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा। ठीक है, उसका ये प्रेशर होगा। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में किसी पॉइंट में प्रेशर
और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जिसका डेंसिटी इतना है, उस केस में उसी पॉइंट में ठीक उसी जगह पे प्रेशर इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, माफ कीजिएगा, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड दिस फ्लूइड, एंड अगर इसके जगह इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता तो इन दोनों किसी भी एक पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस होता वो डिफरेंस कितना होता। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है हमसे कि हमें प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन पता करना है। प्योर एक्सप्रेशन एज इफ वहाँ पर ये वेरिएबल टर्म ना हो, डेंसिटी एज वेरिएबल टर्म ना हो, बल्कि हमें z के फंक्शन में उसे रिप्रेजेंट करना है। हाँ, कॉन्स्टेंट्स रह सकता है, जैसे कि रो नॉट रह सकता है, पी नॉट रह सकता है, पी एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें अपीयर कर सकता है। कोई वेरिएबल टर्म, इस तरह का वेरिएबल टर्म यहाँ पर अपीयर ना करे। क्या किया जाए यहाँ पर, हम इसे अप्रोच कैसे करें? आप कोशिश कीजिए, बेहतर होगा आप वीडियो को पॉज करके एक बार कोशिश कीजिए। और अगर आपने कोशिश किया है तो इस क्वेश्चन को एक बार, आपका जो भी अंदाज़ा है क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल, आप जिस तरह से समझते हैं, या फिर कहें IIT JEE एडवांस्ड के ही स्टैंडर्ड पे, आप इसे एक बार रेट करने की कोशिश करें। आई विल अप्रिशिएट अगर आप ऐसा करते हैं। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। चलिए ठीक है, इसे अप्रोच कैसे किया जाए, क्या देखना है हमें P एज अ फंक्शन ऑफ Z चाहिए, जबकि गिवन एक्सप्रेशन यहां पर है P एज अ फंक्शन ऑफ Z। क्या किया जाए? हम ऐसी क्या चीज है यहां पर, ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हमें पता है? हम शुरुआत कर सकते हैं चीजों से। हम कैसे सारी चीजों को इंटररिलेट करेंगे? शुरुआती स्टेप क्या होगा? क्योंकि यहां पर डेंसिटी जो है ये वेरिएबल है। अब डेंसिटी अगर वेरिएबल होगा और हमारा टारगेट P एज अ फंक्शन ऑफ Z निकालना है, यानी कि अगर हम dP dZ पता कर लें, dP dZ यानी कि रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू Z, dP dZ अगर पता कर ले समहाउ एज अ फंक्शन ऑफ P हो या फिर एज अ फंक्शन ऑफ Z हो, देन हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इंटीग्रेशन नाम का मैथमेटिकल टूल को यूज करते हुए P को एज फंक्शन ऑफ Z लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास dP dZ हो, दैट इज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ Z, देन हम, या फिर सम फंक्शन ऑफ P, तो हम इसे इधर ले जाके फिर इंटीग्रेट करके P एज अ फंक्शन ऑफ Z पता कर सकते हैं। अगर dP dZ डायरेक्टली प्योर Z का फंक्शन ना होके P का फंक्शन हो, विच इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ Z, देन हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरफ ले जाके इंटीग्रेट करके हम P और Z को इंटररिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच कैसे किया जाए? हमारे पास क्या है ऐसा इंफॉर्मेशन? देखिए, इस तरह की चीजें हम लोग अक्सर करते हैं फिजिक्स में कि भले ही डेंसिटी चेंज होता रहे, जितना डेप्थ बढ़ता जाए डेंसिटी चेंज होता रहे, लेकिन अगर हम बहुत एक पतला सा सेक्शन लेते हैं, द फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत पतला सा सेक्शन लेते हैं, तो वहां उस सेक्शन के हर पॉइंट पे हम डेंसिटी को सेम मान सकते हैं। कितना पतला सेक्शन? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हाइट का अगर हम एक सेक्शन लेते हैं, तो ये तो एक सिलेंडर है। यहां से अगर पतला सा स्लाइस हम काटते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली हमें सिलेंडर ही मिलेगा। सो अगर मैं यहां एक पतला सा स्लाइस काटता हूं तो मुझे एक सिलेंडर ही मिलेगा, सिलिंड्रिकल सेक्शन ही मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए इस सिलिंड्रिकल सेक्शन में, लेट अस से कि ये जो सिलिंड्रिकल सेक्शन है ये ऊपर से फ्री सरफेस से Z हाइट नीचे है, और इसका विड्थ जो है, इसका विड्थ है dz। मैं एरो इस तरह से लगाना चाहिए मुझे, एरो को, dz। फाइन, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इसका जो डेंसिटी होगा, दैट डेंसिटी विल बी रो एज अ फंक्शन ऑफ z। पूरा का पूरा हर जगह पे हम फंक्शन ऑफ दिस z, तो यहां पर हर एक पॉइंट में हम डेंसिटी को सेम मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला एक हमने सेक्शन लिया है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ ऊपर से इस बॉडी पे एक प्रेशर, या फिर इस टॉप सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, विच इज़ P प्रेशर एज फंक्शन ऑफ Z।
और नीचे से एक प्रेशर अप्लाई होगा, ऑब्वियसली नीचे से एक प्रेशर अप्लाई होगा जो कि यहाँ तक के लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ प्रेशर होगा, और यहाँ तक के लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ प्रेशर है। ये प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, P प्लस डी होगा, दिस P प्लस डी होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियसली होगा क्योंकि इतना लिक्विड कॉलम अब एक्स्ट्रा है। अब ये तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब चाहे तो इसके वेट को लेकर भी कर सकते हैं, यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है P इंटू दिस एरिया विच इज़ A, ये वाला एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट एरिया इज A, P इंटू A इज द फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, एंड P प्लस डी पी इंटू A ये अपवर्ड फोर्स है, दैट शुड, ये दोनों दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन वो mg के बराबर होना चाहिए, whereas dm इज द मास ऑफ दिस वन। इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं कि ये प्रेशर डिफरेंस होना कितना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए h rho g, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड पे h rho g कैसे लगाएंगे हम लोग। हाँ यहाँ कंप्रेसिबल है, लेकिन इंटीग्रेशन का फंडामेंटल्स क्या है, अगर हम बहुत पतला सा स्ट्रिप ले रहे हैं, इतना पतला कि ये इनफाइनाइटेसिमल विड्थ का है या हाइट का है, देन वी कैन कंसिडर द डेंसिटी सेम एवरीवेयर। तो जब डेंसिटी सेम एवरीवेयर है तो इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं dp इज इक्वल टू h rho g वाला फॉर्मूला लगा, हाइट इज इक्वल टू dz, डेंसिटी इज इक्वल टू रो विच इज फंक्शन ऑफ z, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, dp इज इक्वल टू दैट प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, दैट इज h rho g, whereas रो को पहले लिख लेता हूँ, रो विच इज फंक्शन ऑफ z, रो g dz, फाइन। तो देखिए हमें dp मिल गया, dz मिल गया, ठीक, एंड रो इज अ फंक्शन ऑफ p, तो इस वैल्यू को हम यहां पर डालेंगे, रो इज अ फंक्शन ऑफ z, तो उसे हमें यहां पर डालना होगा। तो हम कहेंगे दैट सेम थिंग इज रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस p डिवाइडेड बाई p नॉट, whereas p इज अ फंक्शन ऑफ z, आपको पता है दिस p इज नॉट कांस्टेंट। सो यहां पर dp है, यहां पर p है, सो p वाले टर्म को इधर लेके चले आते हैं, ओके फाइन। सो p वाले टर्म को अगर इधर ले आना है तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ p नॉट प्लस p कर देते हैं, डिनोमिनेटर में p नॉट रहेगा, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रो नॉट डिवाइडेड बाई 2p नॉट एंड p नॉट प्लस p। यहाँ पर आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हाँ dz मिस हो गया, आई एम सॉरी, dz मिस हो गया, सो g dz, ओके। तो इस टर्म को इधर लेके चले आते हैं, सो dp डिवाइडेड बाय p नॉट प्लस p, एंड दैट इज इक्वल टू रो नॉट g divided by twice of p naught and dz। So, जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, आप यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनडेफिनेट लेके चल रहा हूँ, ठीक, डेफिनेट थोड़ा आसान होगा, मैं इनडेफिनेट लेके चल रहा हूँ। सो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ और यहाँ कांस्टेंट को मैं बाहर रख दूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ z टर्म्स जो है उसे मैं बाहर रख लेता हूँ इंटीग्रेशन। ओके, सो जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से कहूँगा, इसे मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे मिलेगा नेचुरल लॉगरिदम ऑफ p नॉट प्लस p, डिनोमिनेटर में है, p का फंक्शन है, सो दिस वन
एंड दैट इज इक्वल टू रो नॉट जी ओवर 2 पी नॉट, एंड ये बन जाएगा z एंड प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे पता करें, क्या किया जाए? सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दो टर्म्स है देखिए z एंड p, हाँ भले ही इंटरडिपेंडेंट है, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है। इन दोनों टर्म्स में ऐसा कोई आप यहां पर जगह जानते हैं जहां पर कि किसी एक सर्टन z वैल्यू, मतलब कोई ऐसा कौन सा जगह है जिसके z वैल्यू आपको पता है और वहां का p वैल्यू भी आपको पता है? ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा बिल्कुल ये फ्री सरफेस। उस फ्री सरफेस में देखिए आप, z वैल्यू इज 0, यहां पर z इज 0, और वहां पर प्रेशर, यहां पर लिक्विड का प्रेशर जो है ऑब्वियसली दैट इज p एटमॉस्फेयर। सो एट z इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू p एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर वही चीज हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं तो z इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू p एटमॉस्फेयर, देन c इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ p नॉट प्लस p एटमॉस्फेयर। सो दिस c thing is natural logarithm of p naught plus p atmosphere। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म करते तो आप क्या कहते? आप डेफिनेट इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हुए आप कहते कि मैं यहां इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 to z, 0 to z, तो 0 to z, और जब 0 होगा यहां पर, जब z का वैल्यू 0 होगा तो उस समय p का वैल्यू क्या होना चाहिए? p एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम रखते हैं p एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए? यहाँ पर प्रेशर वही तो पता कर रहे हैं, एट z प्रेशर p, वही तो हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, इसी का तो फंक्शन पता करना है, p एज अ फंक्शन ऑफ z, यहाँ पर प्रेशर कितना है। तो when the depth is z, उस समय pz, यानी कि मैं एक बार लिख देता हूँ, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ परफॉर्म करते तो आप कहते कि फ्रॉम 0 to z, और यहाँ पर कहते p एटमॉस्फेयर टू p, फाइन, वही रिजल्ट आना भी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू अगर मैं इधर ले आता हूँ तो मुझे मिल जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ p नॉट प्लस p डिवाइडेड बाई ये वैल्यू इधर आया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा p नॉट प्लस p एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज इक्वल टू रो नॉट जी z टू p नॉट। ये z है, दिस इज z। तो हम कह सकते हैं e टू द पावर दिस थिंग इज दिस वन, e टू द पावर दिस थिंग इज दिस वन, बिकॉज यहाँ पर log के बेस में e है। तो फाइन, सो दिस थिंग इज e टू द पावर दिस वन, ओके, हमें चाहिए ये, ओके। सो हम कहेंगे p नॉट प्लस p इज इक्वल टू this one denominator multiplied with e to the power this. So p naught plus p atmosphere e to the power rho naught g z divided by 2 p naught, ये पावर में है। और साथ ही साथ अगर मैं एक ही बार में उसे लेके चला जाता हूँ तो इस p naught को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। So minus p naught, and this is the final expression, pressure as function of z, pressure as function of z। so एक बार अभी आप इसे, मैं पूरा का पूरा पेज रख देता हूं, आप चाहें तो नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट में। यहां पर हमसे क्या पूछा गया? ऑब्टेन द मास ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, इस ट्यूब में किस मास का लिक्विड है। ठीक है, कैसे पता किया जाए? अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, भले ही डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी वेरिएबल है।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा जैसे पतला सा हमने सेक्शन लिया था, स्ट्रिप लिया था, एक छोटे से स्ट्रिप में हम मास पता कर सकते हैं, वहाँ पर डेंसिटी को कांस्टेंट मानकर। सो वहाँ पर हम मास पता कर सकते हैं एंड देन उसे इंटीग्रेट कर दे तो पूरा का पूरा हमें पूरा का पूरा मास मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मैं एक फिर से एक छोटा सा मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ, पतला सा इस तरह का, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डेंसिटी इज़ रो। ठीक है, डेंसिटी रो है विच इज़ फंक्शन ऑफ एच, और यहाँ पर एरिया चूँकि ए है और मैं इसे ले लेता हूँ डी जेड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी जेड एंड उसका डेंसिटी हो जाएगा रो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ दिस सेक्शन। सो इस छोटे से सेक्शन में जो मास है, लेट अस से दैट मास इज डीएम, तो दैट डीएम, दैट छोटा सा मास इज इक्वल टू रो ए डी जेड, रो ए डी जेड। ठीक है, यानी कि हमें अगर टोटल मास पता करना, अच्छा कैप्स में है ना, कैपिटलाइज्ड है ये, सो डी कैपिटल एम, सो दिस इज कैपिटल एम, डी कैपिटल एम। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम मास पता कर रहे हैं, तो हमें चाहिए रो एज फंक्शन ऑफ जेड, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे इधर और इंटीग्रेट करेंगे z, कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, ये dz के टर्म में हो रहा है, दैट मीन फ्रॉम 0 टू h, z का वैल्यू फ्रॉम 0 here to here। ओके, सो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो रो एज फंक्शन ऑफ z पता करना होगा, एज प्योर फंक्शन ऑफ z, क्योंकि रो जो गिवन है, जो गिवन रो है विच इज़ फंक्शन ऑफ p, फाइन। तो चूंकि ये फंक्शन ऑफ p है विच इज़ ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, जो कि खुद z का फंक्शन है, तो इसे हमें कन्वर्ट कर लेना होगा, इसे हमें z के फंक्शन में ले आना होगा प्योर। तो क्या किया जाए, तो pz का वैल्यू तो हमने ऑब्टेन किया ही है यहाँ पर, तो अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, चलिए यहीं पर एक बार पुट कर लेता हूँ मैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। सो गिवन है रो, गिवन है, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, गिवन है रो विच इज़ अ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस p divided by p naught, whereas p is equal to this thing, so p divided by p naught, so this thing divided by p naught minus p naught divided by p naught, so p naught plus p atmospheric pressure e to the power rho naught g z divided by 2 p naught, ये पावर में है, and divided by p naught and minus 1, p naught divided by p naught is 1, सो इसे आप कैंसिल कर दें तो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ मैं इधर ले आऊँ तो मैं कहूँगा दैट इज़ रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट, और यहाँ से मुझे मिल गया पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेयर, ये कांस्टेंट है पूरा, इनटू ई टू द पावर रो नॉट जी जेड डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट। ओके, सो ये वो टर्म है, इसे यहाँ पर रख देते हैं। सो मैं कहूँगा कि m, जो कि इधर इंटीग्रेशन करेंगे इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो m मिल जाएगा हमें टोटल मास। सो टोटल मास चलिए लिख ही देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू m, और यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को मैं बाहर ले जाता हूँ, a इंडिपेंडेंट ऑफ z है और यहाँ भी इंडिपेंडेंट ऑफ z, इनको बाहर ले जाता हूँ, रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट और फिर पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर रो नॉट जी जेड डिवाइडेड बाई 2 पी नॉट एंड डी जेड। सो 0 टू m इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मास 0 मतलब z का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं z को, z यहाँ से 0 से लेके h तक, सो मास 0 से लेके m तक, सो 0 टू z
Okay, so that thing will become, this thing will become, चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, a rho naught 2 p naught plus p atmosphere, and this thing will become, ये z का फंक्शन है, e to the power फंक्शन ऑफ z, दैट मीन ये e to the power ये फंक्शन ऑफ z ही होगा, डिनोमिनेटर में z के साथ जो मल्टीप्लाइड है, यानी इसे डिफ्रेंशिएट करने से जो मिलता है विच इज़ रो नॉट जी डिवाइडेड बाई 2p नॉट, तो ये बन जाएगा e टू द पावर रो नॉट जी z डिवाइडेड बाई 2p नॉट एंड मल्टीप्लाइड विथ इसका ये चीज़ मिलेगा, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसे डिनोमिनेटर में रखना है, यानी कि 2p नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट जी, तो यहाँ से बहुत कुछ कैंसिल होगा, रो नॉट 2p नॉट, ठीक है, जी रह गया, जी तो रहना ही, अच्छा जी रह गया, ठीक, जी रह गया, ठीक है, मास, हाँ जी पे डिपेंड करेगा ही, मास ऑब्वियसली करेगा ही, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि जी जितना ज़्यादा होगा, जी जितना अधिक होगा, ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगा, इसका कंप्रेसिबिलिटी भी ये उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा। सो एक सर्टन हाइट के लिक्विड अगर कम जी में आप रखते हैं तो इतने ही हाइट का लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर जी अगर कम है, मान लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये पुश कम करेगा ना नीचे के लिक्विड्स को, मतलब नीचे के लिक्विड के सेक्शंस को, यानी उन सेक्शंस में कंप्रेशन कम होगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यही हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पेस में अगर रखा जाए तो यहाँ पर ये ज़्यादा पुल करेगा, यहाँ कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। सो जी का फंक्शन होना चाहिए ये। सो इसे एक बार अगर सजा के लिखता हूँ मैं, तो दिस थिंग विल बिकम a डिवाइडेड बाई जी, ठीक, एंड p नॉट प्लस p एटमॉस्फेयर एंड e टू द पावर रो नॉट जी, अरे 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 अरे, इसे जब हम लोग, ठीक है, इसे जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चूँकि e टू द पावर z है, तो यहाँ पर जब लोअर लिमिट 0 आएगा तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। सो दैट शुड बी दिस वन -1, दिस वन -1, ओके, ठीक है, e टू द पावर दिस थिंग जी z डिवाइडेड बाई 2p नॉट एंड यहाँ -1, हाँ, ठीक 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 ठीक। सो दिस इज द solution of this question। आप पूरा दिख रहा है, ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में ये कहा गया है कि अगर इसी के जगह पे एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रहता तो फिर एक सर्टन पॉइंट में एक सर्टन z वैल्यू के लिए प्रेशर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में डिफरेंस क्या होता, इसे मैं P सब I होता है, ये इसमें डिफरेंस क्या होता, ठीक है। सो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए तो बहुत आसान है, z अगर इसका डेप्थ हो तो फिर इसका जो प्रेशर होगा उस डेप्थ में, दैट विल बी इसका डेंसिटी विच इज़ रो नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू द डेप्थ z विच इज़ हाइट ऑफ द कॉलम z इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी चीज़ को पहले लिख देते हैं। सो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रेशर एट z that should be rho naught divided by 2 into height is z, g को पहले लिख देता हूं g z। और जो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है दिस थिंग, ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को क्या किया जाए, यहां पर मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूं। सो यहां पर इसे क्या किया जाए, ठीक,
देखिए ये जो e टू द पावर सम वैल्यू होता है इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, इसका टेलर एक्सपेंशन होता है। e टू द पावर x का टेलर एक्सपेंशन होता है। e टू द पावर x, e टू द पावर x अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज समेशन ऑफ फ्रॉम n 0 टू इन्फिनिटी एंड ये हो जाता है x का पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म आएगा 1 बिकॉज x टू द पावर 0, फर्स्ट n वैल्यू 0, सो x टू द पावर 0 is 1 and 0 factorial is also 1, 1 divided by 1 is 1, and the second term which is for n is equal to 1, it will become x, and the third term will become x squared divided by 2 factorial which is 2 and so on। ठीक है। इंटरेस्टिंगली अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, तो हमें अगर प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू पाना है इस एक्सपेंशन से तो हमें बहुत टर्म्स चाहिए होता है। ये x का वैल्यू जितना बड़ा होगा, 1 से जितना बड़ा हो जाएगा, हमें उतना अधिक टर्म्स चाहिए होता है प्रॉपर यहाँ तक पहुँचने के लिए। वैसे तो इन रियलिटी दिस समेशन गोज अप टू इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गोज अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब बहुत छोटा टर्म होता है, x का वैल्यू बहुत छोटा अगर होता है, देन हम कम टर्म्स लेके, मे बी एक टर्म या दो टर्म्स लेके भी काम चला सकते हैं। 1 के बाद का एक टर्म या दो टर्म लेके काम चला सकते हैं। दैट विल कम वेरी क्लोज टू e टू द x। इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको बेहतर याद रहेगा चीज़। यहाँ मेरे पास वही वाला समेशन है, ठीक, यहाँ मेरे पास वही वाला समेशन है, x टू द n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और एक e टू द x है। दिस ब्लू लाइन इज e टू द x, कर्व्ड लाइन इज e टू द x। फाइन। अभी क्या करता हूँ मैं, m विच इज द अपर लिमिट, या यहाँ पर इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन हम लोग कम टर्म्स लेकर चलते हैं, क्या होता है देखेंगे। मैं अगर दो टर्म्स लेता हूँ, m इज इक्वल टू 2, यानी कि फ्रॉम 0 टू 2, उस समय क्या हो रहा है देखिए, x का वैल्यू जब ज्यादा हो रहा है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग x का वैल्यू जितना ज्यादा हो रहा है, ये दो चीजें उतना डेविएट कर रहा है। दिस इज ब्लू लाइन इज एब्सोल्यूट रियल e टू द x, एंड दिस ऑरेंज लाइन इज दिस समेशन। यहां पर m जो है, m मैंने 2 लिया जो कि होना चाहिए इन्फिनिटी। जितना x का वैल्यू ज्यादा है उतना देखिए डाइवर्जेंस हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। लेकिन फॉर वेरी क्लोज वैल्यूज, मतलब 1 से बहुत छोटा, क्लोज नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए बहुत छोटा, 1 से बहुत छोटा, देखिए दोनों मैच कर रहा है। यहाँ पर 1 से बहुत छोटा अगर है तो दोनों मैच कर रहा है। मैं दो टर्म्स लेता हूँ, मतलब m का वैल्यू 2 था, मैं 3 कर लेता हूँ। अब देखिए और क्लोज आ गया दोनों, द रियल e टू द x एंड द समेशन बहुत क्लोज आ गया। मैं अगर एक और बढ़ा देता हूँ, 4 टर्म्स ले लेता हूँ, तो ये बहुत क्लोज हो गया और बहुत क्लोज हो गया। मैं एक बार वापस आता हूँ, ये शुरुआत मैंने यहाँ से किया था, ये m का वैल्यू 1 है, मतलब एक ही टर्म दैट इज़ 1, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल टू 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग m इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही टर्म हम लोग ले रहे हैं, विच इज x, y इज इक्वल टू x है, दिस y इज इक्वल टू x। अब दो टर्म मैंने ले लिया, यहाँ कितना डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पर मैच कर रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यूज के लिए मैच कर रहा है। और बढ़ा दे रहा हूँ, और क्लोज आ गया ये दोनों। और एक टर्म ले लेते हैं, और क्लोज आ गया, और एक टर्म ले लेते हैं, और क्लोज आ गया, मतलब इट इज कमिंग क्लोजर। सो ये एग्जैक्टली सेम कब होगा, एग्जैक्टली सेम तभी होगा जब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होगा। समेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ये इन्फिनिटी होगा। सो लेकिन जब बहुत छोटा x का वैल्यू बहुत छोटा अगर हो तो एक या दो टर्म लेके भी काम चल जाएगा, मतलब 1 के बाद एक या दो टर्म लेके काम चल जाएगा। और सवाल में ये कहा गया है सवाल में ये कहा गया है कि P0 बहुत बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में P0 इज वेरी लार्ज। आप अगर इसके पावर में देखते हैं, दिस थिंग न्यूमरेटर में है और P0 डिनोमिनेटर में है।
आपसे कहा गया डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है विच इज़ पी नॉट, दैट इज़ मच 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 लार्जर देन द न्यूमरेटर वाला टर्म। अगर ऐसा है तो हम टेलर एक्सपेंशन आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर इजीली ये एक्सपेंशन लगा पाएंगे और सिर्फ एक या दो टर्म से काम चला लेंगे। पहले एक टर्म लेके देखते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हुआ तो एक टर्म ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर दो टर्म्स लेंगे। दिक्कत का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा करते करते, जब हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं ये पता कर रहा हूं डेल्टा पी विच इज पी ऑफ जेड माइनस पी आई ऑफ जेड, तो पी आई ऑफ जेड तो दिस थिंग है ही, सो पी ऑफ जेड को मैं यहां पर डेल्टा पी पता कर रहा हूं। मैं डेल्टा पी के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले पी ऑफ जेड विच इज दिस थिंग, सो दिस थिंग इज पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेयर, ठीक है, e टू द पावर दैट थिंग, एंड e टू द पावर दिस वन इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। यानी मैं इस एक्सपेंशन में पहले इन दो टर्म्स को लेके चलूंगा। सो 1 प्लस x विच इज दिस वन, रो नॉट जी जेड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पी नॉट। ओके, इसे हटा दो, ठीक, एंड माइनस पी नॉट, हाँ ठीक है, माइनस पी नॉट, ठीक। ये तो हमें मिल गया पी ऑफ जेड, हमें चाहिए पी आई ऑफ जेड, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, पी आई ऑफ जेड को सब्ट्रैक्ट करना, सो दिस वन सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, माइनस रो नॉट जी जेड डिवाइडेड बाई 2। क्या काम चलेगा इससे या कुछ और चाहिए होगा, और एक टर्म चाहिए होगा? एक बार टेस्ट कर लेते हैं काम चलेगा कि नहीं। मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ से यहाँ पी नॉट मिलेगा जो इसे कैंसिल कर देगा, फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसी का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर पी एटमॉस्फेयर कहीं और था क्या? पी एटमॉस्फेयर अरे यार यहां पर तो पी एटमॉस्फेयर होगा। सो प्रेशर एट जेड, प्रेशर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एट पॉइंट जेड जो प्रेशर होगा वो तो ये तो सिर्फ लिक्विड कॉलम के लिए है, और साथ में पी एटमॉस्फेयर भी तो लगेगा वहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी तो असर वहाँ पर रहेगा, ठीक ना। तो ये मिस हो गया मुझसे। सो यहाँ पर इसे भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, पी एटमॉस्फेयर। हाँ, कहाँ तक था मैं? ये मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, पी एटमॉस्फेयर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और पी एटमॉस्फेयर और ये जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वही बचा हुआ रहेगा, मतलब हमारा काम हो गया, और एक टर्म नहीं चाहिए। अगर वो भी कैंसिल हो जाता तो उस समय हमें और एक यहाँ पर टर्म यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता। हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है यहाँ पर। सो अगर मैं उस तरह से आगे बढ़ता हूँ तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये इसे मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो वो बचा हुआ रहेगा। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा कि रो नॉट जी पी एटमॉस्फेयर, अच्छा चलिए पी एटमॉस्फेयर और पी नॉट को एक साथ रख देता हूँ, जी जेड डिवाइडेड बाई 2 और पी नॉट पी एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाई पी नॉट। सो दिस इज द प्रॉपर, मुझे अप्रॉक्सीमेशन दे देना चाहिए ना यहाँ पर। सो दिस थिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस वन, अप्रॉक्सीमेशन है। तो यहाँ मुझे यहाँ लगा देना चाहिए। सो मैं फिर से लिखूँ डेल्टा पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट थिंग। अब जब आपने इसका सोल्यूशन देख लिया है, अब आप एक बार इसे वापस से एक बार रेट करने की कोशिश कीजिए अगर आपने रेटिंग नहीं दिया था। सो ये जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर कि हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पर, जब आप इस चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो उसके यहाँ पर ओलंपियाड सेक्शन जो है उसी सेक्शन में प्लेलिस्ट बना के रख दूँगा।
चलिए जल्द मिलते हैं और आगे बात करेंगे किसी नए मुद्दे पे। गुड बाय।